मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कॉन्सेप्ट वीक बाय प्रिंस पंडित पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बायोलॉजी के फर्स्ट क्लास को लेकर आया हूं, जिसमें हम चैप्टर 1 को करवाएंगे, जिसका नाम है जीव जगत। उसको हम करवाएंगे क्लास 11 से। नीट में 40 प्लस प्रतिशत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के सेशन को चालू करते हैं। कृपया आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला आज हम क्या करेंगे उसके बारे में देखेंगे। आज हम पूरी चैप्टर को पहले कैसे करेंगे उसके बारे में। चैप्टर ओवरव्यू क्लास 11। पहले हम जानेंगे जीव क्या है। जीव मनुष्य, पक्षी, मगरमच्छ, ये सभी मक्खी, ये सभी जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जीव क्या है, जीव क्या है। उसके बाद जीवों में सजीवों के लक्षण, सजीव के क्या क्या लक्षण है। पोषण है, शोषण है, उत्सर्जन है, परिसंचरण है, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जीव जगत में विविधता, सभी जीव के अलग अलग स्वरूप है और उनमें क्या क्या विविधता है, क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद नामकरण को जानेंगे। कोई जीव, जिस वैज्ञानिक ने उन जीवों को खोजा है, उसको वैज्ञानिक ने जो नाम दिया है, कैसे नाम दिया, किस बेसिस पर नाम दिया, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद वर्ग की संवर्ग और उसे किस भागों में बांटा गया है, उसके बारे में। तो बायो के पिता कौन है? तो बायो के पिता अरस्तु है। जनक कौन है? अरस्तु है। जनक कौन है? अरस्तु है और इनके जनक अरस्तु है, जिसे एरिस्टोटल, इसका नाम इंग्लिश में एरिस्टोटल है। एरिस्टोटल इसका इंग्लिश में नाम है, लेकिन इसमें हिंदी में अरस्तु बोला जाता है। जीव विज्ञान के पिता अरस्तु हैं। और यदि आपको साइंस के पिता बोले तो लैमार्क होंगे। यदि आपको साइंस के पिता बोले, हु इज द फादर ऑफ साइंस, तो लैमार्क। यदि हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, तो अरस्तु होंगे, एरिस्टोटल। तो बायोलॉजी के भी बहुत से भागों में बांटा गया है। इनके 2 भाग प्रमुख हैं। पहला भाग बायोलॉजी को भी बहुत भागों में बांटा गया है, जिनमें 2 भाग प्रमुख हैं। पहला भाग बोटनी, उसके बाद जूलॉजी। बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी का अर्थ होता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। उसके बाद इसका अर्थ होता है जूलॉजी, पादप विज्ञान, जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान
यदि यदि फादर ऑफ जूलॉजी बोले, यदि फादर ऑफ जूलॉजी बोले तो किसका नाम आ जाएगा? अरस्तु का ही नाम आ जाएगा। यदि फादर ऑफ बॉटनी बोले, फादर ऑफ बॉटनी बोले तो थियोफ्रेटस। यदि फादर ऑफ बॉटनी बोले, वनस्पति वैज्ञानिक बोले तो विज्ञान बोले तो उसमें क्या हो जाएगा? थियोफ्रेटस। यदि जंतु विज्ञान जीवित होती है, जैसे जानवर, बिल्ली, कुत्ता, बंदर इत्यादि, ये एक जीवित प्राणी है, तो ये सभी जीव कहलाते हैं। तो जीवों के गुण क्या होते हैं, इनके करैक्टर क्या होते हैं, तो इनके करैक्टर के बारे में जानते हैं। तो इनके गुण क्या होते हैं? इनके दो गुण होते हैं। पहला होते हैं लक्षण, दूसरा, पहला लक्षण होते हैं और दूसरा होते हैं विशिष्ट लक्षण। पहला लक्षण होते हैं और दूसरा विशिष्ट लक्षण होते हैं। तो लक्षण क्या है और विशिष्ट लक्षण क्या है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो लक्षण सजीवों और निर्जीव दोनों में पाए जाते हैं। क्या बोले? सजीवों एवं निर्जीव दोनों में पाए जाते हैं। सजीवों और निर्जीव दोनों में, ये दोनों में पाए जाते हैं। यदि हम विशिष्ट लक्षण की बात करें तो ये सिर्फ सजीवों में पाए जाते हैं, विशिष्ट लक्षण सिर्फ सजीवों में पाए जाते हैं। विशिष्ट लक्षण सिर्फ सजीवों में पाए जाते हैं, लक्षण सजीव और निर्जीव दोनों में पाए जाते हैं। तो समझ आ चुका होगा। तो इनके गुणों के बारे में जानते हैं। सजीव के क्या गुण होते हैं और जीव के क्या गुण होते हैं। यदि कोई जीव है तो पहला होगा पोषण, दूसरा शोषण, तीसरा परिसंचरण, चौथा उत्सर्जन, पोषण, पाचन, शोषण, परिसंचरण, उत्सर्जन इत्यादि अर्थात सजीव। तो इनके गुण क्या है? तो इनके गुण के बारे में जानते हैं। इनके क्या गुण है? जीव अर्थात सजीव, इनके गुण के बारे में जानते हैं। इनमें जीव दर्भ होते हैं, इनमें जीव दर्भ होते हैं। जीव दर्भ नोट कर लीजिएगा पॉइंट को। जीव दर्भ जीवन की भौतिक आधारभूत संरचना है। जीवन की भौतिक आधारभूत संरचना, जीवन की भौतिक आधारभूत संरचना जिसमें सारी क्रियाएं सम्मिलित हैं। सारी क्रियाएं किसके द्वारा होती है? जीव दर्भ द्वारा। तो मान लीजिए ये कोशिका है, इनमें एक बड़ा सा केंद्रक है, कोशिका केंद्रक। ये बाहरी कोशिका झिल्ली हुई,
इनमें जो द्रव पाया जाता है उसे जीव द्रव या कोशिका द्रव कहते हैं। जीव द्रव या कोशिका द्रव कहते हैं। जीव द्रव या कोशिका द्रव कहते हैं। वृद्धि, तो वृद्धि सजीवों के, वृद्धि कहने का तात्पर्य है सजीवों में वृद्धि, सजीवों में वृद्धि और निर्जीव पदार्थों में वृद्धि, दोनों में vृद्धि होती है। सजीव में वृद्धि और निर्जीव पदार्थों में वृद्धि। तो पहले जीवित प्राणियों में वृद्धि, जीवित पदार्थों में वृद्धि और निर्जीव पदार्थों में वृद्धि। वृद्धि दो प्रकार की होती है, सजीवों में वृद्धि और निर्जीव में वृद्धि। तो सजीव में वृद्धि आंतरिक होती है, अंदर से होती है। आप लोग जानते होंगे कि शरीर में वृद्धि अंदर से होती है। आप कभी बाहर से वृद्धि देखे किसी चीज का? नहीं देखे होंगे। जैसा संरचना है उसी प्रकार का रहता है और वे आंतरिक वृद्धि होती है, न कि बाहरी वृद्धि होती है। तो उसके बाद निर्जीव में वृद्धि अंदर से होती है और इसमें कोशिका संख्या का वृद्धि होती है, संख्या में वृद्धि। इसमें कोशिका की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे भार एवं लंबाई, चौड़ाई, मोटाई भी बढ़ता है। उसके बाद ये जंतु तथा पादप दोनों में हो सकते हैं, पादप और अथवा जंतु दोनों में। अब तो निर्जीव पदार्थों में वृद्धि, तो निर्जीव पदार्थों में वृद्धि ये बाहर से होती है, इसमें बाह्य वृद्धि होती है, बाह्य वृद्धि होती है। तो जैसे हम समझ सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पत्थर का टीला है, यदि यहाँ से हवा आ रही है, यहाँ से हवा आ रही है और इस पर लग गई, तो यहाँ पर जो धुलकन बैठेगा वो बाह्य वृद्धि करेगा या आंतरिक वृद्धि करेगा? तो बाह्य वृद्धि करेगा। ये चट्टान है, निर्जीव पदार्थ है, इस पर कोई धुलकन या कोई पदार्थ आकर बैठ जाते हैं तो ये बाह्य वृद्धि करने लगती है, इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है, जिससे बाह्य वृद्धि होती है। तो अब हम जनन के बारे में जानते हैं। जनन, रिप्रोड्यूसन, जिसका मीनिंग होता है जनन। जनन भी दो प्रकार के होते हैं। जनन क्या है? व्हाट इज रिप्रोड्यूसन? जनन है जब नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। उसके बाद जनन, रिप्रोड्यूसन, जनन अपने जनकों को, जनन युग्मक और युग्मनज के विखंडन को जनन करते हैं। तो अपने जनन भी दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन
जिसमें नर और मादा का संलेन होता है। नर और मादा युग्मक आपस में संलेन करते हैं। और लैंगिक जनन वैसे जनन को कहते हैं जिनमें और लैंगिक जनन में दो युग्मकों की जरूरत होती है, एक X और दूसरा Y। और अलैंगिक जनन में सिर्फ एक युग्मक की जरूरत होती है, और अलैंगिक जनन में समान संतानें पैदा होती है। अलैंगिक जनन में समान संतान जन्म लेते हैं। और लैंगिक जनन में भिन्नता होती है, उनके आकार एवं रूपों में भिन्नताएं होती है। उनके आवाज भिन्न होते हैं, रूप भिन्न होते हैं, रूप, शरीर, आकार, ये सभी भिन्नताएं पाई जाती है लैंगिक जनन में। तो जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में मधुमक्खी का बात करें तो मधुमक्खी के 3 रूपों में बांटा गया है। पहला है रानी, दूसरा है नर, तीसरा है काम मार मधुमक्खी होते हैं जिनमें कोई जनन ही नहीं होती है, उनमें जनन करने की क्षमता ही नहीं होती है कामगार में। और खच्चर में भी जनन बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं। खच्चर भी बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप। यदि वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे इस YouTube चैनल कॉन्सेप्ट ट्रिक बाय प्रिंस पंडित पर क्लास 11 की तैयारी करवाई जा रही है। कृपया आप लोग ज्वाइन करें। ये बायोलॉजी की फर्स्ट क्लास है। तो चलिए उपापचयी मेटाबॉलिज्म उपापचयी मेटाबॉलिज्म ओनली सजीवों में पाए जाते हैं। उपापचयी सजीवों में कुछ शरीर में रासायनिक क्रियाओं के ओर फेर को उपापचयी कहते हैं। शरीर में रासायनिक क्रियाओं के को उपापचयी कहते हैं। रासायनिक जो क्रियाएं होती है शरीर में वे क्या कहलाती है? मेटाबॉलिज्म कहलाती है। ये दो प्रकार के होते हैं। एक उपचय और दूसरा अपचय। एक उपचय दूसरा अपचय होती है। उपचय सरल अणु को जटिल अणु में विखंडित करता है। उपचय सरल अणु को जटिल पदार्थों में विखंडित करता है और प्रकाश संश्लेषण करता है। प्रकाश संश्लेषण
उस वही अब चया की बात करें तो ये जटिल अणु को ये जटिल अणु को सरल पदार्थों में विखंडित करता है, सरल अणु में। और ये श्वसन, आपने श्वसन चैप्टर में पढ़ा होगा, जटिल अणु को सरल अणु में विखंडित करता है। जैसे ग्लूकोज एक जटिल अणु था जिसको विखंडित किया छोटे छोटे एटीपी में। तो सेशन कैसा लगे तो आगे हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।